स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बायोलॉजी की स्मार्ट स्टडी के लिए ये चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। सभी प्रकार के एग्जाम के लिए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एमसीक्यू सीरीज के अंदर। पहले क्वेश्चन से लेकर के अंतिम क्वेश्चन तक बने रहना है और साथ साथ में आंसर देने का प्रयास करना है ताकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। पहला ही क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। भ्रूणकोश निर्माण के लिए गुरु बीजाणु के केंद्रक में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। आपको ये बताना कि जब भ्रूणकोश का निर्माण करना होता है उस समय गुरु बीजाणु के केंद्रक में कितने समसूत्री विभाजन होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। क्या करेक्ट आंसर करने वाले पहले क्वेश्चन के अंदर? ये क्वेश्चन जो है ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चा। एक तो आपको ये ध्यान रखना क्वेश्चन कहाँ से पुट किया गया है, 12th क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो देखो हम बात करते हैं, ये आपके सामने गुरु बीजाणु कोशिका है, बिल्कुल है। जब इसके अंदर पहला समसूत्री विभाजन होता है, फर्स्ट समसूत्री विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी 2 केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक बन जाएंगे? 2। इसके बाद में एक बार इसके अंदर फिर से सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो देखो कि 2 से कितने बन जाएंगे? 4। इसके बाद में इसके अंदर थर्ड केंद्र के विभाजन होगा जिससे 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से 8 केंद्र किसके अंदर पाए जाते हैं। तो स्पष्ट है कि इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। बच्चों बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया, डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। भ्रूणकोश निर्माण के लिए गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में कितने समसूत्री विभाजन होंगे? तो आपको आंसर करना है 3 समसूत्री विभाजन होंगे। केंद्र के विभाजन यूँ एनसीईआरटी ये लिख देते कि एक प्रकार की ये स्वतंत्र केंद्र के विभाजन होते हैं। इसके बाद में इसके अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन होने के कारण से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो आपको याद रख लेना पहले क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये क्या कहना चाहता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो क्या कह रहा है अगला, एमएमसी की बात कर रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल की बात कर रहे हैं। इससे हमें बनाने हैं गुरु बीजाणु। इससे हमें क्या बनाने? गुरु बीजाणु बनाने। तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? लघु युग्मक जनन के नाम से जानते हैं, गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, नर युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों सही हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और जितना आप कमेंट करके बताएंगे, जितना अच्छी तरीके से आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी बनती जाएगी। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगा लिखा हुआ ना, मेगा माइक्रो स्पोरेंजियम मदर सेल है ना, मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? आंसर देने का प्रयास कीजिए। रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है जो 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसे कहते हैं? देखो एंजियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है, मार्सेलो मेलपिगी को कहा जाता है, या फिर बेटसन को कहा जाता है, या फिर कार्ल लैंड स्टीनर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। एंजियोलॉजी का जनक किसको मानते हैं? करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। वासा वेसोरम से क्या अर्थ है? यह भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है अगला, वासा वेसोरम का क्या अर्थ है? अनुप्रस्थ गिरवा योजक शाखा होती है ये, या फिर देखो 2 नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, एक अंग में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। 3 नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, महाधमनियों तथा महाशिराओं की भित्तियों में स्थित रुधिर केशिकाओं का पोषण के लिए जाल होता है। 4 नंबर ऑप्शन कहता है कैरोटिड लेबिरिंथ जो सिर में जाने वाले रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट होने वाला? वासा वेसोरम का क्या मतलब है? नीट के एग्जाम में काफ़ी बार ये दर्शन दे चुका है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, यानी महाधमनियों महाशिराओं की भित्तियों में
स्थित रुधिर केशिकाओं को पोषण देने के लिए जो जाल पाया जाता है उसको किसके नाम से जानते हैं? वासावेश्वरम के नाम से जानते हैं। ऐसे ही शानदार धमाकेदार इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के लिए लगातार इस चैनल के साथ में बने रहिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्न में से अनेक बीजांड वाला उदाहरण है। देखो ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें ऐसा 4 ऑप्शन जो दिए गए उनमें से ऐसा बताना जिसमें अनेक बीजांड पाए जाते हैं। गेहूं है, धान है, तरबूज है, बेर है। आंसर देने का प्रयास कीजिए। गेहूं, धान, तरबूज, बेर। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर कर सकते हो? आपको अनेक बीजांड वाला एग्जाम्पल बताना है। तो देखो बच्चों इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ? तरबूज। तरबूज के अलावा मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल आप पपीता ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप आर्किड ले सकते हो। बिल्कुल, इसके अंदर अनेक बीजांड पाए जाते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है गेहूँ, धान और बेर, और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और जोड़ देता हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी आम जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? एक बीजांड वाला एग्जाम्पल माना जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पपीता याद रख लेना, आर्किड याद रख लेना, तरबूज याद रख लेना, ठीक है, ककड़ी खीरा याद रख लेना। बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत बीजांड के साथ में जुड़ता है क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आपको वह स्थान बताना जो देखो कहाँ, जहाँ बीजांड वृत्त बीजांड के साथ में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, रेफी कहते हैं, बीजांड काई कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं। करेक्ट आंसर दीजिए 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हाइलम। और हाइलम को एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ किसके नाम से जानते हैं? नाभिका के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? नाभिका के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक अतिरिक्त जानकारी बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये स्थान होता है वहाँ पर एक बार कई पौधे ऐसे होते हैं जिसके अंदर उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसको एक विशेष नाम देते हैं और वो क्या होता है? रेफी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर हो जाएगा हाइलम। कई बार इसके जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसको रेफी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जब चोट या किसी अन्य कारण से शरीर से रुधिर की अचानक हानि होती है तो निम्न में से कौन सा ऑर्गन है जो शरीर के अंगों को रुधिर प्रदान करने का काम करता है? 11th एनसीईआरटी है। प्लीहा होता है, हृदय होता है, यकृत होता है या फिर फेफड़े होते हैं? बताओ। जब चोट लग जाए या फिर किसी अन्य कारण से शरीर से रुधिर की अचानक कमी हो जाती है तो निम्न में से ऐसा कौन सा अंग है जो शरीर के अंगों को रुधिर प्रदान करने का काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये क्वेश्चन। तो याद रख लेना इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी जो स्प्लीन जो होता है, प्लीहा जो होता है, तिल्ली जो होती है, वो ये काम करने का काम करती है। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धमनी को शीरा के इस गुण से पहचाना जा सकता है कि धमनी। देखो दोनों में आपको डिफरेंस करना है कि ये धमनी है और ये शीरा है। 4 कैरेक्टर आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। किसके आधार पर पहचान सकते हैं? देखो क्या होता है कि धमनी की भित्तियाँ मोटी होती हैं, धमनी की गुहा संकरी होती है, धमनी में कपाटों का अभाव होता है। 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि ये उपरोक्त सभी सही हैं, तीनों सही हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यानी धमनी जो होती है इसकी भित्ति मोटी होती है, गुहा संकरी होती है, इसमें कपाटों का अभाव होता है। जबकि शीरा जो होती है इसकी भित्ति तो पतली होती है और गुहा चौड़ी होती है और जगह जगह पर कपाट पाए जाते हैं। बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो मनुष्य की प्लीहा का कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। प्लीहा का कार्य पूछ रहा है, स्प्लीन का कार्य पूछ रहा है। भ्रूणावस्था में सभी प्रकार की रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का निर्माण करना एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। पहला ऑप्शन ये कहना चाहता है। वयस्क में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट तथा एंटीबॉडी बनाने का काम होता है। फिर क्या कह रहा है? वयस्क में रुधिर का अस्थायी संग्रह करना और रुधिर के आयतन का नियंत्रण करना। और 4 नंबर ऑप्शन कहना चाहता है कि ये सभी सही है, उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीहा का कार्य की बात करनी है मनुष्य के अंदर। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर भी 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्लीहा के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं हमें 11 नंबर क्वेश्चन की। मनुष्य के हृदय की मोटी भित्ति किस रचना के कारण से होती है? यह भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत शानदार। देखो क्या दे रहा है? एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। मनुष्य के हृदय की मोटी भित्ति किस रचना के कारण से होती है? इन 4 में से ऐसा कौन सा पाया जाता है जिसके कारण से इसकी भित्ति मोटी हो जाती है?
तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना। इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मायोकार्डियम जो होता है वो हृदय की मोटी भित्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच में से एनसीईआरटी लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोष बनने की विधि को क्या कहते हैं? जब एक अकेला गुरु बीजाणु, देखो एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोष बनाना हो और वो बन जाए तो इस विधि को किसके नाम से जानते हैं? एक बीजाणु के नाम से जानते हैं, गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, या फिर लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं, मोनोस्पोरी के नाम से जानते हैं, और मेगा स्पोरेंजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। 3 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, या फिर 4 नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दीजिए करेक्ट आंसर, इसका क्या सही आंसर होने वाला है? तो देखो इसको कहते हैं एक बीजाणुज, यानी मोनोस्पोरी के नाम से जानते हैं, याद रह जाएगा, मोनोस्पोरी के नाम से जाना जाता है, एक बीजाणुज के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। पोलीगोनम डाइवेरिकेटम में पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पोलीगोनम डाइवेरिकेटम एक पादप था जिसमें पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष का अध्ययन किया गया था। वो अध्ययन करने वाला कौन था? लुवेनहोक था, स्ट्रासबर्गर था, बेटसन था, या फिर मेंडल था? दीजिए करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या सही होने वाला है? तो याद रख लेना बच्चा, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1879 के अंदर देखो पोलीगेनम डाइवेरिकेटम में पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष का अध्ययन किया था। इसलिए जो 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय भ्रूणकोष होता है उसको पोलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं हम, बंडल ऑफ हिज किससे निकलता है? 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एस ए नोड से निकलता है, एवी नोड से निकलता है, पल्मोनरी एरोटा से निकलता है, सिस्टेमिक महाधमनी से निकलता है। करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए कि 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या सही होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इस प्रकार से हम इसको एक आरेखीय निरूपण से समझते हैं। ये आपके सामने ये दोनों आलिंद हो गए और ये दोनों नीले वाला भाग हो गया। यहाँ पर पाया जाता है SAN, एक घुंडी पाई जाती है, और ये एवियन में जाती है, और एवियन से निकलते हैं पुरकिंजे तंतु और हिज बंडल। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बंडल ऑफ हिज कहाँ से निकलते हैं? एवी नोड से निकलते हैं, बिल्कुल। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। वयस्क मनुष्य के हृदय के अंतर आलिंद पट पर एक अंडाकार गड्ढा पाया जाता है जिसको किसके नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो इस प्रकार से दाएं आलिंद जो होता है इसमें इस वाले भाग के ऊपर यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसको किसके नाम से जानते हैं? पहले छोटे बच्चों में यहाँ पर एक छिद्र होता है, वो बंद हो जाता है ताकि दाएं आलिंद का जो रुधिर होता है बाएं आलिंद में न जा सके, जिसको फोरामेन ओवेल के नाम से जानते हैं, फोरामेन ऑफ मोनेरो के नाम से जानते हैं, फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं, या फिर फोरामेन ऑफ मैग्नस के नाम से जानते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो गड्ढा पाया जाता है दाएं आलिंद की ओर होता हुआ पाया जाता है, अंतरालिंद नीले पट के ऊपर। तो याद रखना बच्चों, इसको 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फोसा ओवेलिस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। पुरकिंजे तंतु किसके संकुचन में सहायक होते हैं? पुरकिंजे तंतु जो होते हैं वो किसके संकुचन में सहायक होते हैं? दाएं आलिंद के, बाएं नीले के, नीलियों के, या फिर एरोटा के? करेक्ट आंसर दीजिए। पुरकिंजे तंतु किसके संकुचन में सहायक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए, साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा। देखो इसमें 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नीलों के संकुचन में सहायक होता है। दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं और एक साथ शिथिलित होते हैं। इसी प्रकार से दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, एक साथ शिथिलित होते हैं। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि पुरकिंजे तंतु जो होते हैं किसके संकुचन में सहायक होते हैं? नीलियों के संकुचन में। अब आपको कमेंट में बताना है तो आलिंदों के संकुचन में कौन सहायक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कमेंट के लिए। आलिंदों के संकुचन के लिए कौन सहायक होता है? यदि पुरकिंजे तंतु नीलियों के संकुचन में सहायक है तो आलिंदों के संकुचन में कौन सहायक होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखो हम बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, और 17 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। निम्न में से कौन सी कोशिका प्रचुर खाद्य भंडार से समाहित होती है? ये 12th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसकी थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ पाएँ तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर लेंगे। जनन कोशिका, कायिक कोशिका, ये दोनों या फिर ये दोनों ही नहीं है। ऐसी कौन सी कोशिका जो प्रचुर खाद्य भंडार से समाहित होती है, खूब भरी होती है खाद्य भंडार से? तो बच्चों याद रखना इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कायिक कोशिका जो होती है ना वो प्रचुर खाद्य भंडार से समाहित होती है। इसी कड़ी में मैं बात कर लेता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन प्रागनालिका को दिशा निर्देश प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देखो इस प्रकार से आप बात कर लेते हैं
और ये इसके अंदर आ गया भ्रूणकोश वाला डायग्राम, ये वर्तिकाग्र है। और वर्तिकाग्र के ऊपर जब पोलेन आते हैं तो उससे पोलेन ग्रेन जो आते हैं उससे पोलेन ट्यूब निकलती है। अब देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाती है। तो अगला क्या कहना चाहता है कि इन चार में से ऐसा कौन सा है जो इसकी डायरेक्शन को डिसाइड करता है। अंड कोशिका होती है, एंटीपोडल सेल होती है। बच्चों एंटीपोडल सेल क्या होता है, ये जो भ्रूणकोश होता है इसके ऊपर वाले भाग के अंदर 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें हम प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका के नाम से जानते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, प्रतिमुखी कोशिका को एंटीपोडल सेल बोलते हैं। फिर नीचे 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं। इनमें से एक कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं और 2 कोशिका पाई जाती है जिसका मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो 2 कोशिकाएं इनको सिनर्जिड कोशिका के नाम से जानते हैं और सिनर्जिड कोशिका जो होती है इसको सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। कौन सी कोशिका के नाम से जानते हैं, सहायक कोशिका के नाम से। इन सहायक कोशिका के अंदर फिलीफॉर्म समुच्चय पाया जाता है, तंतुमय समुच्चय पाया जाता है जो प्रागनलिका को आकर्षित करने का काम करता है। तो बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा। सिनर्जिड सेल जो होती है जिसको सहायक कोशिका कहते हैं वो प्रागनलिका को दिशा निर्देश प्रदान करने का काम है करती है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप विश्वास करके चैनल के साथ में बनिए और अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लीजिएगा कि सफलता आपको जल्दी मिले। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा अंग आरबीसी का मुख्य कब्रिस्तान है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। आरबीसी का मुख्य कब्रिस्तान किसको कहते हैं, अस्थि मज्जा को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, यकृत को कहते हैं या फिर वृक्क को कहते हैं यानी किडनी को कहते हैं। आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्न में से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। देखो डेड आरबीसी की बात करते हैं, मृत आरबीसी जो होती है उसका भक्षण जो होता है वो किसके अंदर होता है, प्लीहा के अंदर होता है। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लीहा को मृत आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में आपको 20 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, डायपेडिसिस क्या है। देखो डायपेडिसिस क्या है, इसमें इसका मैं बात करना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। डायपेडिसिस को कोशिका पारण के नाम से जानते हैं, हिंदी में किसके नाम से जानते हैं, कोशिका पारण के नाम से। और इससे आप समझ जाएंगे, एक प्रकार से आपके लिए हिंट का काम करेगी। डायपेडिसिस क्या होता है, एक प्रकार की एमोबॉइड मोशन यानी अमीबी गति होती है। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए कुछ प्रकार की श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC का रुधिर केशिका की भित्ति से होकर के ऊतक में आना होता है। हाइड्रा के प्रचलन का एक प्रकार होता है। वृक्कों में यूरिया की फिल्टर होने की प्रक्रिया होती है। डायपेडिसिस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 20 नंबर वाला क्वेश्चन आपकी खोपड़ी को हिला देने वाला क्वेश्चन है। डायपेडिसिस किसे कहते हैं। देखो WBC जो होती है ना उसके 2 प्रकार होते हैं। एक राइट नामक वैज्ञानिक आया था, उसने 2 टाइप ऑफ WBC बताया था। एक ग्रेनुलोसाइट होती है, एक एग्रेनुलोसाइट होती है, यानी कणिकामय WBC और अकणिकामय WBC। ये जो कणिकामय WBC होती है इसको अभिरंजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। बैठ जाएगा दिमाग में। न्यूट्रोफिल जो होती है उसमें एक अतिरिक्त विशेषता होती है कि ये एक कोशिका को पार करके दूसरी कोशिका में जा सकती है, जिसको डायपेडिसिस के नाम से जानते हैं या कोशिका पारण के नाम से जानते हैं। न्यूट्रोफिल के अलावा मोनोसाइट में भी ये गुण पाया जाता है, लेकिन मोनोसाइट जो होता है वो एक ग्रेनुलोसाइट का भाग होता है, एक कणिकाणु WBC का भाग होता है। तो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की WBC। तो देखो कौन सी WBC होगी आपके सामने दिमाग में आना चाहिए। न्यूट्रोफिल की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट वो क्या काम करती है, यानी WBC रुधिर कणिकाओं का रुधिर केशिका की भित्ति से होकर के ऊतक में आना क्या कहलाता है, डायपेडिसिस या कोशिका पारण कहलाता है। तो इसी प्रकार की धमाकेदार जानकारी के लिए आप चैनल के साथ में बने रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे करते रहिएगा। जो बच्चे रीट L1 L2 और रीट मेंस साइंस से तैयारी कर रहे हैं या फिर 2nd ग्रेड बायोलॉजी से मतलब 2nd ग्रेड साइंस से तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या CUET एग्जाम में अपना भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमेशा तत्पर रहेगा। इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर प्रकार के विद्यार्थी को लाभ मिले। धन्यवाद।